गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसे कि आप सब जानते हैं मेरा नाम लक्की माथुर है और आप सब जानते हैं कि आज हम जिस चैप्टर की स्टडी करने वाले हैं वो है हमारा चैप्टर नंबर 10, क्योंकि चैप्टर 9 तक हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। और इस संडे जैसे मैंने आपसे कहा था कि एमसीक्यू करेंगे, तो हमने एमसीक्यू से सारे चैप्टर्स का रिवीजन किया था। आप लोगों ने कितना अपने आप को पाया कि आप लोगों ने कितना सीखा कितना नहीं सीखा, ये कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताइएगा आप कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों का रिवीजन, आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है और कैसा आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है ना स्टूडेंट्स। और अगर अच्छा लगता है आपको मेरी वीडियो तो मुझे थम्स अप दिया करिए और इस वीडियो को पूरा देखा करिए, ताकि आपकी कोई भी चीज़ बीच में ना छूटे और आपको हर चीज़ एक पॉइंट टू पॉइंट चीज़ समझ आ सके। तो चलिए आज का चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। आई होप आप सब रेडी हैं। ओके, आज का चैप्टर जो है हमारा वो है हमारा मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ द डिस्टेंसेस, यानी मोशन से क्या समझते हैं आप लोग कि कोई भी एक जगह से जब दूसरी जगह जा रहा है तो वो क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस, यानी कितनी डिस्टेंस उसने एक जगह से दूसरे जगह जाने पर कवर करी। ओके, ये जो वीडियोस हैं ये सभी के लिए यूज़फुल है। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इनको लोगों को बताइए, उन तक पहुँचाइए कि आप अपने कंसेप्ट कैसे क्लियर कर सकते हैं एनसीईआरटी के थ्रू। क्योंकि जैसे जैसे क्या होता है ना, हम जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं ना वैसे वैसे हमारी पढ़ाई का जो स्टैंडर्ड है वो भी बढ़ता जाता है। तो उस बीच कहीं जो हमारे बेसिक्स हैं ना वो कहीं ना कहीं खो से जाते हैं। तो और कोई भी चीज़ आपको पता है कि हमें कोई भी चीज़ सीखनी है तो उसके लिए सबसे पहले क्या ज़रूरी है, आपके बेसिक्स कंसेप्ट स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप मैथ अगर लो तो मैथ में बेसिक का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विदाउट बेसिक आप कोई भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते। इसी तरीके से मैं ये एनसीईआरटी की वीडियोस इसीलिए लेके आ रही हूँ ताकि साइंस से जुड़े आपके जितने भी कंसेप्ट्स हैं वो आपके इन वीडियो के थ्रू क्लियर हो जाएं और आप हर चीज़ को बेसिक से समझकर अपनी नॉलेज को एनहांस कर सकें, अपनी नॉलेज को बढ़ा सकें। ठीक है, तो चलिए आज के चैप्टर की हम स्टडी करते हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि पहले क्या था, आप कहीं भी जाते हैं तो पहले अगर हम एंशिएंट टाइम में देखें तो लोगों के पास कोई भी व्हीकल नहीं था, यानी बस कार ये सब एरोप्लेन वगैरह कुछ नहीं था। आज अगर आपको कहीं जाना होता है तो आप किस तरीके से जाते हैं, आप बाय बस जाते हैं, बाय कार जाते हैं, बाय ट्रेन जा सकते हैं, एरोप्लेन के थ्रू जा सकते हैं, शिप के थ्रू जा सकते हैं ना। आज आपके पास बहुत सारी चीज़ें ऐसी उपलब्ध हैं जिसके माध्यम से आप कहीं भी ट्रैवल ईजिली कर सकते हैं और किसी भी दूर से दूर स्थित चीज़ के पास जल्दी से जल्द पहुंच सकते हैं। ठीक है, जैसे आप देखो कि दिल्ली से मुंबई का सफ़र कितने घंटे का, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 घंटे का। क्यों वाया एरोप्लेन कह रही हूँ मैं, क्यों, क्योंकि अब डिस्टेंस इतना कम हो गया है, आपके पास साधन इतने सारे, मीडियम इतने सारे हैं कि आप किसी भी मीडियम को जो आपको जल्द से जल्द पहुँचा सके उसको यूज़ करके कहीं भी पहुँच सकते हैं, है ना। तो यही चीज़ है, लेकिन ये डिपेंड आप पर करता है कि आप किस चीज़ को प्रेफर कर रहे हैं। आप ट्रेन को प्रेफर कर रहे हैं, बस को प्रेफर कर रहे हैं या किसी और चीज़ को प्रेफर कर रहे हैं। तो आज हम जो इस चैप्टर की स्टार्टिंग में देखेंगे वो थोड़ी सी हम ट्रांसपोर्ट की स्टोरी देखेंगे कि कैसे पहले क्या था, फिर क्या हुआ, फिर कैसे कैसे क्या डेवलप हुआ। ठीक है, जैसे हम बहुत पहले देखें, अगर लंबे समय के टाइम से हम पहले पिछले साल में चले जाएं, लॉन्ग ईयर्स एगो, तो लोगों के पास क्या था, कोई भी व्हीकल नहीं था। तो उनका साधन क्या था, या तो वो ट्रांसपोर्ट का साधन क्या था कि सिर्फ वो अपने पैरों पर यानी वॉक करके जा सकते थे और सामान वगैरह कहाँ ढोया करते थे, अपनी पीठ पे ढोया करते थे ना, ऑन द बैक ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, वो अपनी बैक पे सामान ढोया करते थे और पैदल पैदल चल के सारा सफ़र क्या करते थे, तय करते थे। इसी तरीके से जैसे 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 आपका आविष्कार हुआ, जैसे जैसे लोगों ने डिफरेंट चीज़ें डाली, ये तो आप भी जानते हो, हिस्ट्री से अगर पढ़ा होगा तो हिस्ट्री में है ना कि हमारे एंशिएंट टाइम में ये था, फिर धीरे धीरे उन्हें एग्रीकल्चर के बारे में पता चला, फिर धीरे धीरे उन्हें एनिमल्स पालने के बारे में पता चला, फिर कैसे रहना है, कपड़ों के बारे में पता चला, स्टोन्स का हम यूज़ और किस तरीके से कर सकते हैं, आग का आविष्कार, पहिए का आविष्कार, ये सारी चीज़ें होती चली गई जैसे जैसे टाइम बढ़ता चला गया। ठीक है, तो इसी तरीके से पुराने ज़माने में लोगों के पास कुछ नहीं हुआ था तो वो फूट पे जाया करते थे, यानी पैरों से चल के जाया करते थे और सामान अपनी बैक पर ढोया करते थे।
फिर क्या हुआ, धीरे धीरे जब पता चला तो वो लोग एनिमल्स का यूज़ करने लगे ट्रांसपोर्टेशन के लिए, यानी जैसे गधे पे सामान ले जाना या काऊ बैफल्यों के थ्रू सामान लेके जाना उन पे रख के, है ना, इस तरीके से। और वाटर के रूट क्या क्या होते थे उस टाइम पे, तो आपके पास शिप्स होते नहीं थे, है ना, शिप्स वगैरह आपके पास होते नहीं थे, तो उस टाइम सबसे अच्छा साधन क्या था, बोट। कोई भी लकड़ी की बोट बना के वो लोग पानी के रूट को पार कर जाते थे, है ना। लकड़ी की बोट बनाना आसान था उस टाइम पे, तो लोग यही। लेकिन बाद में क्या हुआ, इन लोगों ने बहुत सारे वुड शेप्स को क्या करा, इनने ये जाना कि कैसे कैसे बहुत सारे लकड़ी के पीसेस को मिला के हम डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स की बोट्स बना सकते हैं, जो एनिमल्स हमारे उसमें रहते हैं उनके जैसे शेप हम उसे दे सकते हैं बोट को। तो इस तरीके से इन्वेंशन हो गया। लेकिन जब व्हील का इन्वेंशन हुआ ना, व्हील का इन्वेंशन जो हुआ था वो आई थिंक नियोलिथिक या मीजोलिथिक एज में हुआ था, है ना। वो आप मेरे को बताना कि नवपाषाण काल में हुआ था या मध्यपाषाण काल में हुआ था, ठीक है। कमेंट सेक्शन में करके बताइएगा कि कौन से एरा में हुआ था व्हील का आविष्कार, ठीक है। फिर जैसे जैसे व्हील का आविष्कार हुआ तो ये लोग क्या करने लगे, इनको एनिमल्स के बारे में तो पता था कि एनिमल्स के ऊपर ये ढोके जाते थे, लेकिन फिर ये जब व्हील का आविष्कार हुआ तो ये क्या करने लगे, व्हील के साथ बुलॉक्स, पुल कार्ट्स वगैरह, जैसे बैलगाड़ी जिसे हम कहते हैं ना, उस टाइप के डिज़ाइंस करके बनाने लग गए। बैलगाड़ी बनी, फिर व्हील के आविष्कार से धीरे धीरे और टाइम आगे बढ़ा तो वही कार, ये सब आज के मॉडर्न डे में सब कुछ आपको दिख ही जाता है कि कार डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हैं, बसेस बहुत डिफरेंट टाइप्स की हैं, ठीक है। लेकिन 19वीं सेंचुरी में उस टाइम पे व्हील का जब आविष्कार हुआ तो उस टाइम पे कार वगैरह तो नहीं बन सकती थी, लेकिन उस टाइम पे क्या बनाया लोगों ने, बैलगाड़ी बनाई, जिसे वो अपने आने जाने के साधन के रूप में यूज़ करने लग गए। फिर 19वीं सेंचुरी की स्टार्टिंग में ही क्या हुआ था, स्टीम इंजन का वो हुआ था आविष्कार, ठीक है। स्टीम इंजन का आविष्कार कब हुआ, 19वीं शताब्दी में हुआ। अब जब स्टीम इंजन का हो गया, स्टीम इंजन जैसे आप लोगों ने वो देखा होगा ना, पहले की बैलगाड़ी जो थी वो किसके थ्रू चलती थी, कोयले के थ्रू चलती थी, ठीक है। आप जितना कोयला डालोगे उससे जो स्टीम निकलेगी उसके थ्रू गाड़ियाँ चलनी स्टार्ट हो जाती थी। तो ट्रेन का आविष्कार भी हो गया था उस टाइम पे, ठीक है। नए मीन्स आ गए उस टाइम पे, नए नए ट्रांसपोर्ट्स आ गए, रेल रोड्स बन गई, जैसे मैंने अभी बताया आपको, मालगाड़ी में आप कोयला डालो तो वो स्टीम से चलेगा इंजन। इस टाइप से बहुत सारे जो कि सामान को ढोने में उन लोगों को आसानी मिली। फिर जो उनका पैदल का चलने का रास्ता था वो बाय ट्रेन हो गया या बाया बैलगाड़ी हो गया, सामान भी ढोना उनको आसान हो गया। जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया वैसे वैसे चीज़ें भी अपने नए नए आविष्कार लेके सामने आती गई, ठीक है। आज के टाइम में देखो तो आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। फिर धीरे धीरे इलेक्ट्रिक ट्रेन्स आई, मोनोरेल्स आई, सुपरसोनिक एरोप्लेन्स आए। ये सब कब आए, 20वीं सेंचुरी में आए। आप जिस सेंचुरी में रह रहे हैं वो कौन सी सेंचुरी है, वो 21वीं सेंचुरी है, ठीक है। तो 21वीं सेंचुरी में आपके पास देखो तो सब कुछ मौजूद है, यानी एरोप्लेन भी मौजूद है, कार भी, बस भी, रेल भी और इलेक्ट्रिक रेल भी, है ना, ऑटो रेल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके पास मौजूद है, यानी बहुत सारी चीज़ें आपके पास मौजूद है, ठीक है ना। अगली चीज़ जो हम देखते हैं कि हम किसी भी चीज़ को मेज़र करना हो तो क्या करते हैं, जैसे कि आपके पास एक टेबल है, ठीक है। जैसे आप ये मानो क्लास में आप लोग बैठते हो, ठीक है, 2 बच्चे या 3 बच्चे एक डेस्क पे बैठते हैं। अब लड़ाई ये होती थी छोटे पे कि मेरी डेस्क ये है, मैं इतना लूँगा, वो मेरी डेस्क है, तू मेरी जगह से हट, मैं तेरी जगह से हट, इस टाइप से लड़ाई होती थी। अब उस लड़ाई को सॉल्व आउट करने के लिए आप लोग क्या करोगे, ऑब्वियसली उस पूरे डेस्क की लंबाई नापोगे। अब उस पूरे डेस्क की लंबाई नापने के लिए आप क्या कर सकते हो यूज़, आप स्केल का यूज़ कर सकते हो, आप किसी डंडे का यूज़ कर सकते हो, है ना, और उसे 3 इक्वल भागों में या 2 इक्वल भागों में बांट दो, ठीक है। यही तो मेज़रमेंट करने का तरीका है कि आप किसी चीज़ को या तो डंडों से या कुछ भी स्केल वगैरह के माध्यम से या किसी भी माध्यम से, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के माध्यम से उसको नाप के उसका डिवाइड कर दो, वो लड़ाई वहीं ख़त्म हो जाएगी। अपने आप में इधर वाला बच्चा भी खुश, उधर वाला बच्चा भी खुश कि मेरे और उसके पास बराबर बराबर हिस्सा आ गया है, ठीक है। तो मेज़रमेंट क्या है, मेज़रमेंट कंपैरिजन है किसी भी अननोन क्वांटिटी का उसकी कुछ नॉन क्वांटिटी के साथ। जैसे हमें टेबल पता है कि टेबल है, ठीक है, इसका मेज़रमेंट हमने स्केल से करा, यानी स्केल हमारी कैसी क्वांटिटी हो गई,
अननोन क्वांटिटी हो गई। और मेजरमेंट हो किस तरह है, टेबल का हो रहा है, यानी वो स्केल के लिए कैसी क्वांटिटी हो गई, नोन क्वांटिटी हो गई। तो मेजरमेंट क्या है, किसी भी अननोन क्वांटिटी का नोन क्वांटिटी के साथ मेजरमेंट यानी कंपैरिजन करना, ठीक है, वो क्या होता है, हमारा मेजरमेंट होता है, ठीक है ना। और इसको आप स्केल से भी कर सकते हो, लेंथ विड्थ ये सारी चीज़ें क्या आती है, मेजरमेंट में ही आती हैं, है ना। और इसकी जो एक फिक्स क्वांटिटी है ना, जैसे आप लेंथ मेज़र कर रहे हो तो लेंथ की एक फिक्स क्वांटिटी है कि मीटर में ही जाएगी लेंथ, ठीक है। तो ये क्या चीज़ है, ये जो फिक्स क्वांटिटी होती है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम यूनिट कहते हैं। मेजरमेंट क्या हो गया, किसी भी अननोन क्वांटिटी का नोन क्वांटिटी के साथ कंपैरिजन करना, दैट इज़ कॉल्ड मेजरमेंट। और उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए जो हम यूनिट, जो हम चीज़ या जो हम नाप रहे हैं जिस चीज़ में, जैसे आप स्केल से नापो तो अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्या है, उसके लिए यूनिट है, ठीक है ना, ठीक है, समझ आ गया। हाँ जी, बिल्कुल। अब आगे चलते हैं। अब हम देखो, अगर 1790 में देखो आप, तो 1790 में फ्रेंच ने एक सिस्टम, स्टैंडर्ड सिस्टम दिया था जिसे हम मैट्रिक सिस्टम कहते हैं, ठीक है। मैट्रिक सिस्टम कहते हैं जिसमें MKS पद्धति होती है, यानी मीटर, किलोग्राम और सेकंड, ये तीनों यूनिट्स इसमें भी होती हैं। ये होती है हमारी MKS पद्धति, ठीक है। इसमें MKS होता है सिस्टम, इसमें क्या होता है कि फ्रेंच के थ्रू डेवलप हुआ था, कब, 1790 में हुआ था। इसमें लेंथ की यूनिट मीटर होती है, टाइम की सेकंड होती है, और जो मास होता है आपका उसका किलोग्राम होती है, ठीक है। तो ये कैसा हो गया, मैट्रिक सिस्टम हो गया, ओके। 3 टाइप के सिस्टम होते हैं, हालांकि इसमें जो आपकी बुक में दिए हैं वो नहीं दे रखे। CGS सिस्टम होता है, SI सिस्टम होता है और MKS सिस्टम होता है, ठीक है। MKS मैंने आपको बता दिया। और दूसरा सिस्टम जो आप पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आप स्टैंडर्ड यूनिट का सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, यानी SI यूनिट सबने सुनी होंगी। लेंथ की SI यूनिट क्या है, मीटर है, मास की क्या है, किलोग्राम है, टाइम की सेकेंड है, इसी तरीके से टेम्परेचर की सेल्सियस है, केल्विन है, सॉरी, टेम्परेचर की केल्विन है। तो इसी तरीके से यूनिट्स होती हैं। जैसे SI यूनिट क्या है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स नाउ यूज, जो हम आज यूनिट सिस्टम यूज़ कर रहे हैं ना, जैसे CGS पद्धति, MKS पद्धति में आपका मीटर इंक्लूड है, CGS पद्धति में आपका सेंटीमीटर, किलोग्राम और सेकेंड इंक्लूड है। तो ये किसी न किसी चीज़ के, ये जो सिस्टम दिए गए हैं ये किसी न किसी चीज़ के बेसिस पे दिए गए थे। तो आज के डेट में जो हम जो यूज़ करते हैं सिस्टम, वो कौन सा सिस्टम है, SI सिस्टम है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। यानी हम जो भी यूनिट्स यूज़ कर रहे हैं वो किस बेसिस पे यूज़ कर रहे हैं, इंटरनेशनली लेवल पे बेस, इंटरनेशनली यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो लेंथ की जो SI यूनिट मैंने आपको क्या बताई, मीटर है। लेंथ की SI यूनिट क्या है, मीटर है। अब मीटर जो है वो अगर 100 इक्वल डिवीज़न में बांट दें तो वो कितना इक्वल हो जाएगा, सेंटीमीटर के इक्वल आ जाएंगे। कितना होता है, जैसे 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। वहीं अगर 1 सेंटीमीटर में हम बात करें तो कितने हो जाएंगे, 1/100 मीटर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से होता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, यानी 1 मीटर को हमने किस में बांट दिया, 100 इक्वल डिवीज़न कर दिया उसके, यानी 100 इक्वल क्वांटिटी में, बराबर बराबर क्वांटिटी में हमने बांट दिया। 1 मीटर को हमने 100 भागों में जब बराबर बराबर पे बांट दिया तो वो किसके बराबर हो गया, सेंटीमीटर के बराबर हो गया, ठीक है ना। और हर सेंटीमीटर के, अगर हम सेंटीमीटर को, जैसे 1 मीटर को तो हमने 100 भागों में बांटा तो क्या बन गया, सेंटीमीटर। और 1 सेंटीमीटर को वही अगर हम 10 भागों में बांटें तो कितना हो जाएगा, हमारा मिलीमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मिलीमीटर हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से यूनिट चलती जाती है। जैसे 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं, है ना। इसी तरीके से यूनिट चलती रहती है। जैसे बहुत लंबा अगर डिस्टेंस है, बहुत लंबा अगर डिस्टेंस है तो उसको आप स्केल वगैरह से तो मेज़र नहीं कर सकते। अब आप मान लो आप यहाँ बैठे हो, you are in Ghaziabad or you are in other places, right, and you want to go any other place like Himachal Pradesh or like in America or anywhere else, then what you use to measure the distances, are you using scales or else, can you tell me?
आप लोग बता सकते हो मुझे कि आप किस क्वांटिटी का यूज़ करोगे, किस चीज़ का यूज़ कर सकते हो इन डिस्टेंसेस को नापने का, बताइएगा ज़रूर। हम आगे चलते हैं अपने चैप्टर के साथ कि अगर हमें कोई भी लार्ज डिस्टेंस मेजर करना है तो वो हम बाय स्केल मेज़र नहीं कर सकते, या बाय स्ट्रिंग या बाय थ्रेड या किसी भी डंडे के थ्रू हम मेज़र नहीं कर सकते वो डिस्टेंस। तो उसकी जो लॉन्ग डिस्टेंस होती है ना, वही हमारी लार्जर डिस्टेंस किस यूनिट में नापी जाती है, किलोमीटर की यूनिट में नापी जाती है। छोटी मोटी जो हम यूनिट नापते हैं, जैसे हमें टेबल की लंबाई लेनी है, चेयर की लंबाई लेनी है, या वॉट एवर यू वॉन्ट टू टेक एनीथिंग, तो आप किस में ले सकते हो, आप लेंथ में यानी मीटर में ले सकते हो। लेकिन इफ़ यू वांट टू टेक एनी अदर, लाइक यू वांट टू टेक गाजियाबाद डिस्टेंस फ्रॉम आगरा, देन यू आर मेजरिंग इन मीटर्स, नो, आप मेजर किस में करोगे, किलोमीटर में करोगे, ठीक है। अगर आपको गाजियाबाद से आगरा की दूरी नापनी है तो वो हमेशा किस में जाएगी, किलोमीटर में जाएगी। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको कुछ ना कुछ उसमें ऐसा ज़रूर यूनिट होगा कि कितने किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं या कितने मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, ठीक है। जिस तरीके से मैंने आपको बता दिया कि लार्जर डिस्टेंस के लिए जो हम यूनिट यूज़ करते हैं वो हमारी कौन सी होती है, किलोमीटर होती है। और 1 किलोमीटर में हमारे कितने मीटर हो रहे हैं, 1000 मीटर्स हो रहे हैं, ठीक है। जैसे हमने 1 मीटर को कितने भागों में बांटा, जब सेंटीमीटर बटा 100 भागों में बांटा, वही कितने सेंटीमीटर्स को हमने 1 सेंटीमीटर को कितने भागों में बांटा कि वो मिलीमीटर बन जाए, सॉरी 10 मीटर में बांटा, ठीक है। यहीं अगर 1 किलोमीटर हमें मीटर में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे उस यूनिट की, ठीक है ना, समझ आ गई, ओके। अब एक चीज़ बताइए, अगर आपको किसी कर्व सरफेस की लंबाई नापनी है, ठीक है, किसी कर्व सरफेस यानी जो जिगजैग मैनर में जाता है ना, जैसे सांप आप देखो तो जिगजैग मैनर में चलता है ना, ऐसे ऐसे मुड़ मुड़ के, तो अगर आपको उसकी लंबाई नापनी है तो आप किस चीज़ का यूज़ कर सकते हो, किसी भी कर्व लाइन की लंबाई नापने के लिए? क्या आप स्केल का यूज़ कर सकते हो या आप किसी डंडे का यूज़ कर सकते हो? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो कर्व है। कोई भी अगर अगर कोई भी चीज़ आपको स्ट्रेट लाइन में दिख रही है तो आप उसको ईजिली स्केल या किसी भी माध्यम से कर सकते हो, अपने हाथ के माध्यम से। जैसे आपकी लंबाई जो है वो आपके हाथ के माध्यम से भी नाप सकती है। हम ऐसे ऐसे करके वो नापते हैं ना कि एक एक हाथ का चलते जाते हैं कि कितना बैठ रहा है हमारा, है ना। इस टाइप से आप फुट से भी नाप सकते हो कि कितनी चौड़ी ज़मीन है। आप कई बार देखा होगा पुराने ज़माने में लोग पैरों से नापा करते थे। तो अगर कोई भी चीज़ सीधी सीधी आपको दिख रही है तो आप किसी भी चीज़ से यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर कोई चीज़ कर्व आ गई तो उस कर्व चीज़ की लंबाई आप कैसे नापोगे? बाय थ्रेड नापोगे। कैसे नापोगे? थ्रेड के थ्रू नापोगे। जैसे अगर आपके पास कोई एक कर्व चीज़ है, ठीक है, उसके एक साइड पे आप उससे धागे से गांठ लगा दो और बीच बीच में पकड़ पकड़ के उस धागे को नोट नोट बांधते जाओ, ठीक है। उस नोट नोट को फिर मेजर करो किस्तों में कि इतनी नोट तक कितना डिस्टेंस है, फिर उतनी नोट तक कितना है, दूसरी नोट तक, फिर तीसरी नोट तक का डिस्टेंस कितना है। इस तरीके से आप क्या कर लोगे, किसी भी कर्व सरफेस की लंबाई को नाप लोगे ईजिली, ठीक है ना। समझ आ रहा है? ओके, आगे चल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वही चीज़ मैंने कहा कि मोशन क्या है, सम काइंड ऑफ चेंज इन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में थोड़ा बहुत भी चेंज हो रहा है। अगर आप अपनी उंगली को उठा के एक जगह से दूसरी जगह भी रख रहे हो ना, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मोशन। वाई? बिकॉज आपकी उंगली ने मूवमेंट की, वो अपनी एक जगह से दूसरी जगह गई, तो ये क्या है, मोशन कहलाता है, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट की या किसी भी थिंग्स की आप पोजीशन को चेंज करते हो जब, तो वो चीज़ हमारी क्या कहलाती है, मोशन कहलाती है। और मोशन जो है वो हमारी किसके थ्रू मेजर करी जाती है, डिस्टेंस के थ्रू मेजर करी जाती है। किसके थ्रू? डिस्टेंस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग उसकी पोजीशन में चेंज होता है। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाता है, देखते हो ना, जैसे जैसे चीज़ों का डिस्टेंस बढ़ता जाता है, जैसे आप अगर अपनी रिवॉल्व देखो, अर्थ जो है, अर्थ, सन और मून, ये सारे घूमते रहते हैं ना आपस में। जैसे आप अर्थ और मार्स का एग्जांपल लो, ठीक है। मार्स यानी मंगल और अर्थ यानी हमारी पृथ्वी, ठीक है। इन दोनों की जो दूरी है ना वो ऑलमोस्ट 101 किलोमीटर रहती है हमेशा। अगर हम देखें तो 101 किलोमीटर रहती है। लेकिन इन द मंथ ऑफ जुलाई इसकी जो दूरी होती है ना वो घटकर कम हो जाती है। अराउंड कितनी रह जाती है, 87 या कुछ इस टाइप से रह जाती है इसकी दूरी, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, इस टाइम पे ये पास आ गया, तो अब इससे इसकी दूरी जो हम नाप रहे हैं तो इनकी पोजीशन ही तो चेंज हो रही है। पहले दूर था, अब पास आ गया,
तो उसके अकॉर्डिंग इसका डिस्टेंस भी चेंज हो गया। तो कोई भी मोशन में अगर चीज़ है, कोई भी पोजीशन कैसे चेंज हो रही है, वो पोजीशन चेंज जो हो रहा है वो हम किसके थ्रू मेजरमेंट कर सकते हैं, डिस्टेंस के थ्रू मेजर कर सकते हैं, ठीक है ना। अब डिस्टेंस होता क्या है, डिस्टेंस वो न्यूमेरिकल मेजरमेंट है जो कोई भी हमें ये बताता है कि कितनी दूर हमसे ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है। जैसे आपके सामने आपका फ्रेंड है और आप खड़े हो, ठीक है, आपके बीच में कुछ दूरी है, आप खड़े हो एक मंदिर के पास, वो खड़ा है एक उधर क्या कहते हैं मस्जिद के पास, ठीक है। अब ये आपको बताओ, ये जो आप दोनों के बीच की दूरी है ये क्या है, ये जो आप दोनों के बीच की दूरी है ना, यही डिस्टेंस है कहलाएगी, ठीक है। कोई भी इंसान आपके बीच में कुछ भी स्केल के माध्यम से या किसी भी पट्टी के माध्यम से, जैसे आपने देखा होगा कि सूट के कट करने वाले टेलर जो इंची टेप रखते हैं उसके माध्यम से, किसी भी माध्यम से आप नापो तो वो आपके बीच की क्या है, डिस्टेंस है कि कौन कितनी दूरी पर खड़ा है, आप दोनों कितनी दूरी पर खड़े हो, यही हमारा क्या कहलाता है, डिस्टेंस कहलाता है, ठीक है। अब ये देखेंगे हम अगला। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा है। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको कैसी लग रही है क्लास, ठीक है, आपको समझ आ भी रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर कुछ भी चेंजेस करने होंगे तो आई विल चेंज, ओके, आई विल चेंज माई वे टू टीच, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। टाइप्स ऑफ मोशन, यानी मोशन कितने टाइप का होता है। पहला जो मोशन आपका होता है वो हमारा होता है रेक्टिलिनियर मोशन। जैसे रेक्टिलिनियर, लीनियर का नाम आ रहा है ना, लीनियर इज मीन्स स्ट्रेट लाइन, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट जब आपका स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो वो हमारा कैसा मोशन हो जाता है, रेक्टिलिनियर मोशन हो जाता है। अब अगर आप देखो तो इसके नाम में ही लीनियर आ रहा है, और लीनियर का मतलब क्या होता है, स्ट्रेट होता है, यानी कोई भी चीज़ अगर सीधी सीधी डायरेक्शन में चली जा रही है, एक ही डायरेक्शन में जा रही है, तो वो हमारा कौन सा मोशन हो जाता है, रेक्टिलिनियर मोशन हो जाता है, ठीक है। कौन सा मोशन हो जाता है, रेक्टिलिनियर मोशन होता है। वहीं अगर कोई चीज़ आपको सर्कुलर पाथ में घूमती हुई दिखती है, जैसे हमारे अर्थ कैसे रिवॉल्व कर रही है, सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रही है, ठीक है। सन उसके अराउंड सन के अराउंड अर्थ कैसे घूम रही है, सर्कुलर पाथ में कर रही है, तो वो कौन सा मोशन हो गया, सर्कुलर मोशन हो गया, ठीक है। रेक्टिलिनियर मोशन अगर आप देखो तो कहाँ दिखता है, कि जो भी आप मार्च परेड जब होती है सैनिकों की, तो आप देखो वो सारे एक ही डायरेक्शन में चलते हैं, हाथ भी उनके एक ही डायरेक्शन में जाते हैं, पैर भी उनके एक ही डायरेक्शन में जाते हैं, तो ये हमारा कौन सा मूवमेंट हो गया, रेक्टिलिनियर मोशन हो गया। कौन सा मोशन हो गया, रेक्टिलिनियर, क्योंकि सारे के सारे कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। वहीं अगर कोई चीज़ सर्कुलर घूम रही है, लाइक योर अर्थ मूविंग अराउंड द सन इन सर्कुलर मोशन, ठीक है, वो कौन सा मोशन हो गया, सर्कुलर मोशन हो गया। अब अगर आप घड़ी के पेंडुलम को देखो तो वो एक टाइम पे रुकता है, फिर इधर उधर मोशन करने लगता है, फिर रुकता है, फिर इधर उधर मोशन करने लगता है, ये हमारा कौन सा हो गया मोशन, पीरियोडिक मोशन हो गया। कोई भी मोशन जो रुक रुक के हो रहा है, थोड़े थोड़े इंटरवल्स ऑफ टाइम के बाद हो रहा है, वो हमारा कैसा मोशन कहलाता है, पीरियोडिक मोशन कहलाता है। तो हमने कितने टाइप के मोशन पढ़ लिए, 3 टाइप के मोशन पढ़ लिए। कौन कौन से, रेक्टिलिनियर जिसके नाम में ही लीनियर है, तो यानी ऑब्जेक्ट जो स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं वो हमारे रेक्टिलिनियर मोशन में होते हैं। जो ऑब्जेक्ट सर्कुलर लाइन में मूव करते हैं, सर्कुलर के नाम से ही सर्कुलर हो रहा है, जो गोल गोल होता है, सर्कुलर टू रिलेट टू सर्कल, ठीक है, जो सर्कुलर घूम रहे हैं वो हमारा कौन सा है, सर्कुलर मोशन है। और जो पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रुक रुक के घूमते हैं वो हमारे कौन से होते हैं, पीरियोडिक मोशन होता है, ठीक है ना। अच्छा ओके, हमने इतना सारा तो पढ़ लिया। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज की डेट में हम जो सिस्टम यूज़ करते हैं वो कौन सा सिस्टम यूज़ कर रहे हैं हम, आज की डेट में जो हम सिस्टम यूज़ करते हैं वो एसआई सिस्टम्स है। अब एसआई सिस्टम में जो हमारा लेंथ का है, ठीक है, उसकी यूनिट मैंने क्या बताई थी, मीटर है, ठीक है, और मीटर के लिए सिंबल किसका यूज़ होता है, एम। लेंथ के लिए हम किस सिंबल का यूज़ कर सकते हैं, एल एच आर, यानी लेंथ, विड्थ और हाइट, ये सारी चीज़ें क्या है, मीटर में ही मेजर होंगी। अगर एक यूनिट मीटर में है तो आपको सारी यूनिट मीटर में रखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो लेंथ के लिए सिंबल कौन कौन से हो गए, एल हो गया, एच हो गया, आर यानी रेडियस, ठीक है ना, इस तरीके से। और लेंथ की यूनिट कौन सी हो गई, मीटर हो गई। वहीं मास की यूनिट मैंने आपको क्या बताई थी, किलोग्राम बताई थी, क्या बताई थी, किलोग्राम बताई थी। और इसका सिंबल क्या हो जाता है, एम हो जाता है। टाइम की यूनिट सेकंड होती है, टाइम के लिए सिंबल स्मॉल टी होता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट एम्पियर होती है,
SI यूनिट जो है वो एम्पियर होती है। सिंबल क्या होता है, A की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं और इलेक्ट्रिक करंट को हम I की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। टेम्परेचर की केल्विन होती है, टेम्परेचर को हम T से डिनोट करते हैं, केल्विन को हम K से डिनोट करते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी कितना हमारे पास किसी भी चीज़ सब्सटेंस का अमाउंट है वो हम मोल में नापते हैं। मोल की यूनिट क्या है, MOL उसका सिंबल है। और मोल के लिए अमाउंट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए जिस सिंबल का यूज़ करा जाता है वो है हमारा स्मॉल n। वही ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होती है कि कोई भी चीज़ कितनी ब्राइटली चमक रही है। ठीक है। जैसे बल्ब की ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, अगर आपको नापना है तो वो आप किस यूनिट में नापोगे, कैंडेला की फॉर्म में नापोगे। किस यूनिट में, कैंडेला में, कि कोई भी चीज़ कितनी चमक सकती है, वो होती है हमारी ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है ना। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का सिंबल क्या है बताओ, IV है। और इसका कैंडेला का सिंबल क्या है, CD है। ठीक है। ये सारी यूनिट मैंने आपको देख रखी हैं जो SI सिस्टम में हमारे यूज़ करी गई हैं। सिस्टम हमारे 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, MKS, CGS और SI। ठीक है। तो आज का चैप्टर जो है वो हमारा कुछ खास नहीं था, उसमें इतना कुछ था नहीं, तो आज का चैप्टर हम यहीं रोकेंगे, यहीं ख़त्म करेंगे। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ रहा है और आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइएगा कि आपको कितना समझ आ रहा है, कितना नहीं, आप लोगों ने कितना परखा आपने आपको संडे के MCQ से। और अगर आप चाहते हो कि इसी तरीके से स्टडी कंटिन्यू रहे तो वो भी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। चाहो तो इस वीडियो से अधिक शेयर करके अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाइए ताकि अधिक से अधिक लोग इसको देखें, अपने कंसेप्ट क्लियर करें। क्योंकि कहीं भी आप जाओगे, किसी भी एग्ज़ाम में जाओगे तो उसके लिए आपके बेसिक्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ मैं अभी फ़िलहाल साइंस की क्लास करा रही हूँ। आई होप कि अगर क्लास मेरी अच्छी लगे आप लोगों को और आपका प्यार अगर मिलता रहा तो मैं आगे भी अदर सब्जेक्ट्स की NCERT कंटिन्यू करवाने की कोशिश करूँगी। फ़िलहाल के लिए हम साइंस पढ़ रहे हैं तो वही पढ़ेंगे। सारी क्लासेस की हम साइंस ख़त्म कर लेंगे एक बार, उसके बाद हम अदर सब्जेक्ट्स पे चलेंगे। वो भी आपके सजेशन पे चलेंगे कि आप अगर कहेंगे कि मैडम ये करवाना है तो मैं करवाऊँगी, अदरवाइज़ मैं नहीं करवाऊँगी, फिर मैं कोई और सब्जेक्ट्स उठाऊँगी। ठीक है ना। ओके, थैंक यू, बाय बाय।